आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अभी हाल ही में UKSSC के चेयरमैन GS मर्तोलिया सर का इंटरव्यू देखा होगा और उसमें उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या अब UKSSC 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा क्या, मतलब प्री और मेंस होने वाला है क्या है। तो वहाँ पर GS मर्तोलिया सर का आंसर ये था कि हाँ, हम इस दिशा में सोच रहे हैं कि अब किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर 2 एग्ज़ाम देने होंगे जिसमें प्री और मेंस है। तो इसके क्या मायने हैं और एक स्टूडेंट के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और क्या हमको यहाँ पर अब आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का जो डाउट था कि क्या अब UKSSC के एग्ज़ाम जो कि वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्री और मेंस होगा, तो यहाँ से आपकी राह आसान होने वाली है या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। हम इन चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अभी तक उत्तराखंड में जो UKPSC है वो प्री और मेंस और इंटरव्यू इस टाइप के एग्ज़ाम लेते आ रहा है। जैसे RO की बात करें या फिर लोअर PCS, अपर PCS, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्री और मेंस होता है। लेकिन UKSSC में हम लोगों ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं, कन्या सहायक, क्लरिकल है या फिर ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, वहाँ पर वनडे एग्ज़ाम होते हैं। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में यहाँ पर सिलेक्शन का तय होना हो जाता है। तो यहाँ पर अभी क्या बात की गई है SSC के चेयरमैन के द्वारा, उन्होंने ये बोला है कि हम साल में एक ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे जिसको हम CET बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, इस प्री को इन्होंने CET का नाम दे दिया है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने से पहले हम अभी वर्तमान के सिनेरियो में हम जाएंगे कि वर्तमान में चल क्या रहा है, अभी तक हमारे एग्ज़ाम किस तरीके से होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में अभी तक आप लोगों को उत्तराखंड GK देखने को मिलती थी, हिंदी देखने को मिलती थी और GS, यानी कि 20+40+40 का जो रेशियो है वो देखने को मिलता था वनडे एग्ज़ाम में। अब GS कहने के लिए GS थे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, हिस्ट्री भी थी इसमें, पॉलिटी थी, ज्योग्राफी थी, इकोनॉमिक्स थी और कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते थे, रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते थे, करंट अफेयर के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते थे और स्टैटिक GK के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पूरा जो यहाँ पर है, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को पेपर देखने को मिलता था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना पड़ता था। चाहे अब कंप्यूटर की बात करें, रीजनिंग की बात करें, चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आर्ट वालों को यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर पढ़नी ही पड़ती थी और साइंस वालों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ती थी। तो यानी कि एक बैलेंस जो कि हम लोगों को देखने को मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर जो CET है उसकी बात की जा रही है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हमारे UKSSC के माध्यम से होते थे वो एग्ज़ाम तो होंगे ही, उनका पेपर भी होगा, लेकिन उनसे पहले एक कॉमन टेस्ट होगा। कॉमन टेस्ट का मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए साल में 1 या 2 बार, अभी ये तय नहीं किया गया है कि कितने एग्ज़ाम होंगे CET के, तो साल में दोस्तों 1 या 2 एग्ज़ाम ये हो सकते हैं और इनकी क्या होगी, यहाँ पर वैलिडिटी होगी कि आप लोगों ने अगर एक साल अगर आप लोगों ने CET का पहला पेपर दे दिया और आप लोग इसमें पास हो गए हैं, तो आप साल भर में उत्तराखंड SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस चीज़ के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। और जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो अन्य एग्ज़ाम, यानी कि जो मेंस का पेपर होगा, जो आपका किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे कन्या सहायक का है, वीडियो का है या फिर स्टेनो का है, कोई भी एग्ज़ाम UKSSC के द्वारा वो कराया जाता है, उसमें आप लोग नहीं बैठ पाएंगे अगर आप लोग इस CET में फेल हो गए। तो इसका मतलब यह है कि जो भीड़ है वो अपने आप ही हट जाएगी। CET लाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग जितने भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लाखों की संख्या में किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं और इससे जो UKSSC का काम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस काम को थोड़ा सा कम करने के लिए और थोड़ा सा खर्चे की बचत करने के लिए और यहाँ पर हम लोग इस CET की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में ये रखना कि अगर ये आ जाता है
अभी जैसे SI का एग्ज़ाम होने वाला है, तो SI के एग्ज़ाम में ये तो नहीं आएगा, CET SI वाले में नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हो सकते हैं उनमें ये संभावना बनती है। और अभी तक ये ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है, तो इस बात की मैं पुष्टि ऑफिशियली तो नहीं करता, लेकिन हाँ एक संकेत जरूर दिया है इंटरव्यू के माध्यम से, और उस चीज़ को हम लोगों को एक पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जब देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें वो बोल रहे हैं उस तरीके से उस डायरेक्शन में काम किया जा रहा है UKTPLSC के द्वारा। तो अगर उन्होंने ये बोला है प्री और मेंस होगा, तो इस बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अब जैसे ही जिस स्टूडेंट ने ये CET क्वालिफाई कर लिया, तो वो सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकता है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब क्या यहाँ पर ये आसान है या फिर मुश्किल है, यहाँ से राह आसान होगी या फिर मुश्किल होगी? देखो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो ईमानदारी से अपना 100% दे रहे हैं, उनके लिए चाहे आप 1 महीने बाद भी एग्ज़ाम ले लो, वो सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। तो इसलिए इस बात को आप लोग सोचें कि जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसके लिए कुछ आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, वो अपनी तैयारी करते जाएगा और सिलेक्शन लेता जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना फंसे कि यार CET होने वाला है तो क्या आएगा, हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें किस प्रकार का पैटर्न रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सोचने वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि आप लोगों को तैयारी करनी है। अब देखो CET में क्या आ सकता है, मतलब इसका पेपर किस प्रकार से हो सकता है, इसमें पेपर क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा। अगर हम इस चीज़ में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हैं, यहाँ पर उत्तराखंड GK, हिंदी, GS, कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर, स्टैटिक GK, अभी हम लोगों को ये 20 + 40 + 40 का एक पैटर्न देखने को मिलता है, इसको हम पैटर्न बोलते हैं। तो CET में हो सकता है ये पैटर्न चेंज हो जाए, यानी कि उत्तराखंड के क्वेश्चन, हिंदी के, GS के क्वेश्चन भी उसमें देखने को मिलेंगे, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मेरा जहाँ तक मानना है। और इसमें कोई ऐसी उर्दू तो आएगी नहीं, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपके ग्रेजुएशन से संबंधित रखते ही नहीं हैं, ऐसे सब्जेक्ट तो नहीं पूछे जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट है कि आप लोगों का अगर CET होता भी है, तो उसमें यही सारे सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हैं, वही सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ पैटर्न बना दिया जाएगा, यानी कि वहाँ पर क्वेश्चन कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स को जोड़ा जाए, और हो सकता है वहाँ पर हिंदी को थोड़ा सा कम करके, या फिर उत्तराखंड थोड़ा कम कर दिया जाए, GS को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ऐसे करके कोई ना कोई पैटर्न बना दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग रेडी रहें, क्योंकि आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ ही रहे हैं, चाहे CET हो, मेंस हो, प्री हो, कुछ भी हो, कितने ही एग्ज़ाम हो, कितने ही चरणों में एग्ज़ाम हो, सब्जेक्ट वही रहने हैं, सिलेबस वही रहने वाला है। अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास तो बदलने वाला है नहीं, तो जो सन में जो घटना हुई है वो घटना आप लोगों को याद करनी ही है। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य वही रहने वाले हैं, मूल अधिकार वही रहने वाले हैं। तो कुछ भी करंट अफेयर डेली का चेंज होता है, वो आप लोगों को पढ़ना ही है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि तैयारी करते रहना है, और जो भी आपके पास 24 घंटे में समय है उसका सदुपयोग करना है। और चाहे प्री हो, मेंस हो, CET हो ना हो, इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस बात का पड़ना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप सही समय पर टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आप रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप जो दुनिया की बहुत सारी फालतू की चीज़ें हैं उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर अपनी तैयारी पे ध्यान दे रहे हैं। ये चीज़ें मायने रखती हैं। और पैटर्न कुछ भी हो, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे ये मायने नहीं रखता। लेवल कम और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी एक अच्छा लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था कि मैं अब ये चीज़ चाहता हूँ स्टूडेंट से कि जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन बोला कि अब मैं ये नहीं चाहता कि हम जब भी क्वेश्चन पेपर बनाए उसमें ऐसे क्वेश्चन दें जैसे यूपी की राजधानी क्या है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बोला, उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा पेपर कंडक्ट कराएंगे जो पढ़ के आएगा, जो रेफरेंस वाली बुक से पढ़ के आएगा, जो एक ऑथराइज्ड बुक है उनसे पढ़ के अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसका सिलेक्शन निश्चित होगा। और मेहनत करने की उन्होंने वहाँ पर बात की,
और यही बात आप लोगों को ध्यान में रखने की, मेहनत करना है। बाकी 2024 इलेक्शन से पहले आप लोगों को सामने एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे और सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा। मतलब जब एग्ज़ाम होंगे तो सिलेक्शन ऑब्वियस सी बात है होंगे, तो अपनी तैयारी को करते रहना और टाइम टेबल निश्चित कर लें। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों की ना ही राह मुश्किल होने वाली है, ना ही आसान होने वाली है। जिस राह पर आप चल रहे हैं उस राह को आगे को बढ़ाते जाना है, अपनी तैयारी को और मजबूत करते जाना है। और बाधाएं आती हैं, संघर्ष का समय है तो संघर्ष करते रहना है। और परिणाम कुछ भी हो, अपना 100% देने की कोशिश करना, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। सेटिस्फैक्शन, एक अंदर से सेटिस्फैक्शन आना ज़रूरी है, वो चीज़ अपने अंदर लाने की कोशिश करना। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे बहुत जल्द। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के JR क्लासेस टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।